नमस्कार, मैं प्रबल सर आपकी फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक देखेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि हम अगर किसी की भी डेफिनेशन लिखना चाहें, ठीक है, या किसी का हम निकालना चाहें मात्रक, या किसी का निकालना चाहे विमीय सूत्र, ठीक है, तो सिंपल सा एक ही तरीका है कि आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए। तो फार्मूले से हमको फ़ायदा क्या है कि उस टॉपिक का हमें डेफिनेशन भी पता चल जाएगा, या हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले से मात्रक भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से ही हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, और फार्मूले से ही क्या लगते हैं, हमारे न्यूमेरिकल लगते हैं। तो देखो फार्मूला बड़ी काम की चीज़ है, इसलिए फार्मूले को आप तैयार कीजिए, और फार्मूले से हम सब कुछ, परिभाषा हुआ, मात्रक हुआ, विमीय सूत्र, सब कुछ निकालना सीखेंगे। हमें रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है E=F/Q0, यानी E=F/Q0, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन लिखेंगे, इसी फार्मूले से हम मात्रक निकालेंगे, और इसी फार्मूले से हम विमीय सूत्र भी निकालेंगे। क्लियर हो? अब देखते हैं क्या क्या है ये। जो E है इसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और जो हमारा F है इसको हम बोलते हैं वैद्युत बल, इसको बोलते हैं वैद्युत बल इसको। और Q0 को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, यानी टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहले परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि आवेश हमारा 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो ये तीसरा आवेश कहाँ से आएगा? तो देखिए यहाँ से जो ये Q0 होता है ये परीक्षण आवेश होता है, और जो परीक्षण आवेश हमारा होता है वो हमेशा काल्पनिक आवेश होता है, यानी ये वास्तव में कोई आवेश नहीं होता। ये कैसा आवेश होता है? काल्पनिक आवेश होता है। दूसरी बात, ये बहुत ही अल्प आवेश होता है, बहुत ही छोटा आवेश होता है, ठीक है। तो अगली बात हम करते हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग, कोई सा भी आवेश हो, ठीक है, कोई सा का मतलब ये है कि कोई सा भी अगर वास्तविक आवेश है, यानी +Q आवेश हो चाहे -Q आवेश हो, वो क्या करता है, अपना एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। अब बात ये आती है, क्या ये Q0 परीक्षण आवेश जो हमारा है, क्या ये वैद्युत क्षेत्र बना सकता है? तो ये वैद्युत क्षेत्र नहीं बना सकता। क्यों? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये वास्तव में कोई आवेश नहीं होता, ये काल्पनिक आवेश होता है, ठीक है। दूसरी बात इसके लिए ये है कि देखो, चूंकि ये बहुत ही अल्प आवेश होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, इसलिए भी ये अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं बना सकता। जनरली इसकी सहायता से हम किसी भी बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको हम परीक्षण यानी टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी आपकी। और अगली बात देखो और समझ लीजिए आप लोग, अगर कहीं पर पहले से वैद्युत क्षेत्र है, अगर कहीं पर पहले से ही वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई सा भी आवेश लेके जाएं, चाहे हम धनावेश लेके जाएं, चाहे हम ऋणावेश लेके जाएं, चाहे प्रोटॉन लेके जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉन लेके जाएं, चाहे ड्यूट्रॉन लेके जाएं, चाहे अल्फा कण लेके जाएं, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले से कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई सा भी आवेश लेके जाएं, तो वो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, उस आवेश पर क्या लगाता है? बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। लेकिन वैद्युत क्षेत्र सिर्फ आवेशित पर, यानी आवेशित कण हो या आवेश पर ही बल लगाता है। अगर कोई हम पार्टिकल ऐसा लेके जाएं जिस पर कोई आवेश नहीं है और उसे हम वैद्युत क्षेत्र में लेके जाएं, तो वो वैद्युत क्षेत्र कभी भी उस पर बल नहीं लगाएगा, यानी उस पार्टिकल पर कभी भी कोई भी बल कार्य नहीं करता। पार्टिकल पर बल कार्य तभी करता है अगर वो वैद्युत क्षेत्र में जाता है और स्वयं भी कैसा है, आपका आवेशित कण है। क्लियर ना? तो देखिए इसकी देखो डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, इसको समझते हैं हम। तो देखिए डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम। देखिए अगर कभी भी आपका फार्मूला इस टाइप का हो, तो आप बटे वाली जो राशि है उसे हमेशा आप 1 माना करो। क्या माना करो? 1। अगर कोई सा भी फार्मूला इस फॉर्मेट का है, तो आप बटे वाली राशि को हमेशा कितना माना करो? 1 माना करो। और 1 को हमेशा पढ़ते हैं क्या? हम एकांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एकांक। 1 को हम क्या पढ़ेंगे? एकांक पढ़ेंगे।
क्लियर, ठीक है। अब एकांक हो गया अब क्यू नॉट है क्या हमारा, परीक्षण आवेश, तो हम लिखेंगे एकांक परीक्षण आवेश। क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण आवेश। तो जब हमने क्यू नॉट का मान 1 मान लिया तो ई का मान क्या हो जाएगा एफ, और हमको पता है ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ क्या हमारा वैद्युत बल है। तो देखो हम डेफिनेशन यहाँ से या यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे, तो ई का मान किसके बराबर हो गया, एफ के, यानी जितना वैद्युत बल लगेगा उतनी हमारी क्या होगी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या लिखा, देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण, देखो क्यू नॉट का मान हमने 1 माना था, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि हो गई, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि अगर कोई एकांक परीक्षण आवेश है और अगर वो वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो भी बल लगेगा वो, ठीक है, वो बल किसके बराबर होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। अब बात ये आती है कि तीव्रता कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है। तो तीव्रता कैसी राशि है आपकी, सदिश है। अगर सदिश है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, हम दिशा की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मात्रक और विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे हम, मात्रक निकालेंगे और क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। तो हम इसको यहाँ से निकालेंगे मात्रक और विमीय सूत्र। ठीक है, देखिए हम मात्रक की बात करेंगे और टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है 2 नंबर का। ठीक है, तो मात्रक क्या था, हमने जैसे बताया था फॉर्मूले से, देखो हमने डेफिनेशन लिखी तो फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई का मात्रक बराबर, यहाँ लिखेंगे एफ का मात्रक अपॉन क्यू नॉट का मात्रक। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए तो आप डायरेक्ट लिखिए, नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपसे कहा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालिए तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे एफ क्या बल, तो हमें पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बटे या अपॉन में लिखा है क्यू नॉट, ये परीक्षण आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, इसका एक मात्रक और होता है जिसकी हम बात करेंगे, इसे हम बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर होता कैसे है, इसको हम अब आगे समझेंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल अभी याद रखिए कि क्या होता है इसका मात्रक, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। कैसे होता है जब आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर या उसके आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, ई का मात्रक निकल आया। क्या निकल आया हमारा, ई का मात्रक निकल आया। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र,
क्या होता है बिमी सूत्र? देखिए फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए एफ है, बल है, बल का बिमी सूत्र क्या होता है? सबको पता है mL/10⁻², अपॉन क्यू नॉट क्या आवेश, परीक्षण आवेश है, और आवेश का मात्रा क्या होता है? AT। ठीक है, तो देखिए जब ये पद ऊपर पहुंचेगा तो घात के चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? mL/10⁻3। देखिए अपॉन में आपका t लिखा है, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो पावर किसको जाएगी? माइनस की, यानी -1 ये और -2 ये कितना हो जाएगी? -3, और ये भी पहुंचेगा तो पावर माइनस का। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आया? ये बिमी सूत्र निकल आया। क्या निकल आया? बिमी सूत्र। तो हमने देखो फार्मूले से क्या किया, हमने डेफिनेशन को भी लिखा, फार्मूले से हमने मात्रक को भी निकाला, और फार्मूले से हमने क्या निकाला? बिमी सूत्र निकाला। तो ये तरीका सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि फार्मूले से हम परिभाषा निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं, और बिमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी दिशा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसकी दिशा की। दिशा क्या होती है? तो हम यहाँ पे दिशा लिख रहे हैं, देखते हैं दिशा क्या होती है इसकी। इसकी दिशा इसकी दिशा बता रहे भी आपको। इसकी दिशा परीक्षण धन आवेश पर लगने वाली धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। में होती है। देखो किस तरीके से, देखिए हमने यहाँ पे एक बात लिखी है कि चूंकि देखो ई आपकी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, तो दिशा भी होनी चाहिए। तो क्या लिखा हमने? इसकी दिशा परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की। अब चूंकि बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी जो दिशा बल की रहेगी वही दिशा किसकी रहेगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रहेगी। अब आप ये मत समझिए कि मान लो हमारा माइनस का आवेश होता तब भी जो दिशा बल की होती, उसमें कंडीशन आपकी बदल जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई सा भी प्लस का आवेश है और वो प्लस का आवेश अगर कहीं विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया तो उस पर बल लगेगा। अब उस बल की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। पहली बात इसे समझिए, क्योंकि इस चीज़ को हम आगे यूज करेंगे जब भी हम फिगर बनाएंगे, वहाँ से जब डायरेक्शन निकालेंगे बल की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो ये चीज़ हमारी काम आने वाली है। ठीक है, तो बात ये है कि अगर हमारा कोई सा भी धनावेश है, कोई सा भी धनावेश है, प्रोटॉन हो गया, आपका अल्फा कण हो गया, आपका ड्यूट्रॉन हो गया, तो ये जितने भी हमारे धनावेश है, अगर उस धनावेश को हम रख दें कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर बल लगेगा, और उस बल की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यानी अगर बल की दिशा पूर्व की ओर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ हो जाएगी? पूर्व की ओर हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा माइनस का आवेश है, कैसा आवेश है? माइनस का आवेश है, तो ध्यान रखिए जो बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसके विपरीत दिशा में होगी। यानी बल और विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होंगे। कब? जब माइनस का आवेश कहाँ रखा हो? विद्युत क्षेत्र में रखा हो। ठीक है, तो अगर हमारा धनावेश रखा है विद्युत क्षेत्र में तो कहानी क्या बनेगी कि बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों एक ही दिशा में होंगी। ठीक, जिधर बल की दिशा होगी उधर ही हमारी किसकी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अगर हमारा माइनस का आवेश रखा है विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो उस पर बल लगेगा। अब जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल, विद्युत बल दोनों कैसे होंगे? विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर हुई, सबको अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला है हमारा टॉपिक
अगला टॉपिक है एकल बिंदु आवेश। एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यह है टॉपिक हमारा। एकल मतलब हो गया एक, केवल एक। एकल मतलब एक, कोई हमारा एक बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या उसका निकलता है फार्मूला, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी आपका आवेश हो, चाहे प्लस का आवेश हो चाहे माइनस का आवेश हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपना एक विद्युत क्षेत्र बना सकता है। क्या कर सकता है, अपना एक बना सकता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो एकल बिंदु आवेश है, जो एकल बिंदु आवेश है, जो कोई बिंदु आवेश है, उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसको हमें पता करना है, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कोई एक बिंदु आवेश ले लिया जिसका नाम है या जिसका मान कितना है प्लस क्यू, और ये रखा कहाँ पर है, आपका बिंदु ओ पर रखा है। क्लियर। अब ये आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर बनाएगा विद्युत क्षेत्र। चलिए हमने मान लिया कि उसने इस तरीके से बना दिया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है और उस परीक्षण आवेश को हमने क्या किया, जो इस आवेश ने विद्युत क्षेत्र बनाया है उसके भीतर हमने कहीं पर भी रख दिया। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया क्या, परीक्षण आवेश जिसका मान कितना है Q0, ये रखा कहाँ है, बिंदु P पर रखा है। कहाँ रखा है, बिंदु P पर रखा है। क्लियर ना। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश है प्लस Q, ठीक है, उसे हमने कहीं रखा है। ठीक, तो वो आवेश क्या करेगा, अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा और उस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक परीक्षण आवेश ला के रख दिया, मान लो बिंदु P पर। हम यहाँ पर रख सकते हैं, हम कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने फिलहाल कहाँ रख दिया, बिंदु P पर रख दिया। तो जब ये भी तो आपका परीक्षण आवेश है, यानी ये भी तो आपका आवेश है, और जब भी कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करेगा, इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस आवेश पर, यानी इस परीक्षण आवेश पर कितना बल हमारा लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। अब चूंकि ये भी प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल की जो दिशा होगी वो आवेश से कहाँ जाएगी, इस तरह से। अगर आपका आकर्षण होता तो ये एरो कहाँ लगता, आपका यहाँ लगता अंदर की ओर। ठीक है, तो ये बात आपकी फिगर की हो गई, यानी चित्र की बात हो गई। के लिए सभी को समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा बल लगेगा किस पर, इस पर लगेगा, न कि इस पर लगेगा, क्योंकि इसका तो अपना विद्युत क्षेत्र है, इसने ना बना लिया विद्युत क्षेत्र, और ये इस आवेश को हमने इस विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है, तो इस आवेश पर बल लगेगा। लगाएगा कौन, जो ये आवेश है इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पर बल लगाएगा, किस पर, परीक्षण आवेश पर, और बल लगेगा किस पर, परीक्षण आवेश पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। हम भाषा भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा है, जहाँ का माध्यम क्या है, कैपिटल K, क्या है, कैपिटल K। अब उस कैपिटल K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बन होगी तो वायु होगी, और 81 होगी तो हम समझ लेंगे जल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं भाषा में, माना प्लस Q
आवेश बिंदु O पर रखा है, ठीक है, तब इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर क्या रखा है, कोई परीक्षण आवेश रखा है, तब इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो देखो बल का हमने आपकी चीज़ और बताई थी कि जब भी दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। देखो ये आवेश और ये आवेश देखो r दूरी पर है तो दोनों के बीच लगेगा बल, और हमेशा बल की गणना किससे करते हैं, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे लिखेंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। फार्मूला हमारा होता है Q1 Q2/r²। अब वहाँ पर कूलाम के नियम में हमने आवेश Q1 Q2 लिए थे ना, और यहाँ हमारा आवेश कौन कौन सा है, Q और कौन सा है हमारा Q0 है। कौन कौन सा आवेश है, Q है और कौन सा है Q0 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q और Q0, ठीक है। इसे डाल दिया क्या हमने, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम निकालेंगे यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, अभी बताया था हमने, E = होता है हमारा F/Q0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 से रख दीजिए आप F का मान, आपका आंसर आ गया। तो समीकरण 1 से F का मान रखने पर, रखिए आप, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q × Q0/r², पूरे पे अपॉन Q0। देखिए ये इससे हो गया कैंसिल, तो देखिए हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा K, बचेगा यहाँ पे Q/r², ठीक है। तो ये हमारा अभी हमने निकाला था मात्रक, तो क्या निकला था, न्यूटन पर कूलम। देखिए जब भी आपको ऐसे लगता हो कि हम मात्रक इसे याद नहीं करना है तो एक तो तरीका आपका वही है कि आप फार्मूले से निकालिए। दूसरी बात, अब जैसे यहाँ पर आपका E आया तो हम इसका मात्रक आप यहाँ पे लिख दीजिए करिए, इससे फ़ायदा आपको मिलेगा। जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये बताता है कि दोनों के बीच का कुछ ना कुछ माध्यम है। अगर हम मान लें कि अगर वायु है तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए आपका हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आप फिर लिखिए मात्रक इसका, न्यूटन पर कूलम। क्लियर ना, इतनी बात क्लियर हुई सभी को। अब हम देखें क्वेश्चन में कभी कभार ये भी आ जाता है कि इसका सदिश रूप लिखने के लिए आ जाता है, तो सिंपल सा आप लॉजिक याद रखिए कि जो राशि सदिश होती है उस पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि ये जो राशि E है ये आपकी कैसी राशि है, ये आपकी सदिश राशि है। तो जो राशि सदिश होगी उस पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सदिश रूप। क्लियर। तो देखो E सदिश राशि है, तो देखिए हमने वेक्टर लगा दिया, = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, छोड़ दिया इसको। Q क्या है आपका आवेश, आवेश भी कैसी राशि है, सदिश है, सॉरी अदिश राशि है, तो हम वेक्टर नहीं लगा सकते। R क्या है, दूरी, दूरी भी आपकी अदिश राशि होती है, तो हम वेक्टर नहीं लगा सकते। यहाँ लिख दिया r कैप, और r कैप इसे लिख दिया क्योंकि देखो r कैप क्या है, किसी पर कैप लगाते हैं तो वो एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है, 1। तो ये आपका सदिश रूप हो गया। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं, यहाँ से ना पूछ करके थोड़ा अलग तरीके से पूछ देते हैं। क्या देते हैं कि देखो सिद्ध कीजिए कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन थोड़ा घूम गया, आपको लगेगा कि हमने तो ये पढ़ा नहीं है। तो क्वेश्चन जरूर नहीं कि आपका जो हमने आपको हेडिंग के रूप में लिखा है यहीं से बने, क्वेश्चन आपका नीचे से भी बन सकता है, और क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि
एकल बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम आवेश को कांस्टेंट मान लें, यहाँ पर आवेश को कांस्टेंट मान लें, ये तो हमारा पहले ही से कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम कह देंगे कि देखो यहाँ से प्रूव हो जाएगा, पूरा आंसर बट आपका ये रहेगा, बस आपको ये लाइन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आपकी क्या है, दूरी है, उस पर लगा है वर्ग और 1/, में लिखा है, तो कैसा हो गया आपका, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एकल बिंदु आवेश का दूरी के वर्ग के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आई होप सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।